हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका हमारे नए चैनल द मैसॉन्स के अंदर। और यहाँ पर मैं और हमारे साथ पंकज सर हम आपके लिए क्लास 12th का 11th का नीट और जेई का पूरा डिटेल्ड सिलेबस एक नए तरीके से लेकर के आने वाले हैं। पूरी की पूरी मेथडोलॉजी, जो समझाने का तरीका है, जो PYQs कराने का तरीका है, विल ट्राई अवर बेस्ट कि आप लोगों को मजा आए इन सब चीजों को करने में। तो शुरुआत करते हैं, टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करते हैं। हम आज की क्लास के अंदर, ये हमारी पहली क्लास है, फिजिक्स की क्लास है। इसके अंदर हम लोग क्लास 12th का पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका मेन हमारा टारगेट ऑडियंस IIT जेईई और नीट के अंदर तैयारी कर रहे बच्चे हैं, अलॉन्ग विद बोर्ड स्टूडेंट्स। इनको भी काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि एज आप लोगों ने देखा होगा कि इस साल जो 12th बोर्ड का एग्जाम हुआ है, स्पेसिफिकली CBSE का, उसने काफी कंसेप्चुअल पेपर पूछा है और काफी सारे लोगों का इसमें प्रॉब्लम ये आई कि उनको आइडिया नहीं था कि कैसे क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। एक प्रिडिक्टेबल मैनर में तैयारी चलते चली आ रही थी। इस प्रिडिक्शन को, ये एक जो पहले से सेट ऑफ टेम्पलेट था जिसके हिसाब से बोर्ड पेपर बन रहा था, इसको तोड़ा है इस बार CBSE ने। और इसी को ध्यान में रखते हुए हर एक तरीके का लॉजिकल और कंसेप्चुअल एक्सप्लेनेशन हम आपके लिए लेकर आए हैं इस चैनल पे, जिसका नाम है द मैसॉन्स। मेरा नाम है प्रभात शुक्ला, ये चैनल आपका है। और हमारे साथ में केमिस्ट्री के फैकल्टी जुड़ेंगे जिनका नाम है पंकज वालिया सर। आप हम दोनों की वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे, समझ आए, PYQ एनालिसिस जैसे अभी की जेईई के पेपर चल रहे हैं, तो एक एक शिफ्ट में जितने जितने क्वेश्चंस आए हैं उन सब का डिटेल्ड सॉल्यूशन मैं आपके सामने फिजिक्स के लेकर के आऊंगा और पंकज सर आपके सामने केमिस्ट्री के सॉल्यूशंस को लेकर के आएंगे। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जरूर और इसको प्रमोट करिएगा। ये हमारा नया चैनल है, तो हो सकता है आपको अभी वीडियो क्वालिटी में अगर हल्का फुल्का, वैसे वी हैव ट्राइड अवर बेस्ट, बट धीरे धीरे वी विल अपग्रेड अवर सेटअप टू द डिजिटल स्क्रीन एंड ऑल। सो वो इतना मैटर नहीं करता है। अगर आपके पास कंसेप्ट अच्छे हैं तो नॉलेज पर मेजरली फोकस करिएगा। पूरा 12th का कंटेंट लेकर के आना है और उसी की पहली कड़ी में पहला चैप्टर हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है ना। इतने इंट्रोडक्शन के बाद अब हम अपने चैप्टर पे डायरेक्टली आ सकते हैं। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ना, ये एक सब ब्रांच है फिजिक्स की, एक बड़ी ब्रांच जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। पूरी की पूरी ब्रांच ये है और आपको क्लास 12th में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पूरा पढ़ना भी है। ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आपको पूरा पढ़ना है और इसी की एक कड़ी में एक स्टार्टिंग पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है ना। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ना, पूरा का पूरा ये ब्रांच किसके इर्द गिर्द घूमती है? ये पूरी ब्रांच इर्द गिर्द घूमती है चार्ज से। सारी कहानी चार्ज से शुरू होती है। सबसे पहले हम एक सिंपल सा चार्ज पार्टिकल जिसको रेस्ट पे रखेंगे, तो रेस्ट वाले चार्ज पार्टिकल की पूरी फिजिक्स पढ़ेंगे हम लोग। फिर चार्ज पार्टिकल को मोशन में लाएंगे और मोशन ऑब्वियसली दो तरीके का होगा। यूनिफॉर्म मोशन में चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तब क्या क्या चीजें होंगी, और नॉन यूनिफॉर्म यानी एक्सेलरेटेड मोशन में जब चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तब क्या क्या चीजें होंगी। ये तीन फेजेस में अगर मैं इस पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को डिवाइड कर दूं तो आपका कुछ ऐसा बनता है। इस पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आप चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। पहला जो हमारा पार्ट जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं, इसमें जो हमारा चार्ज है बेटा वो एट रेस्ट रहेगा। रेस्ट में चार्ज पार्टिकल रहेगा और उसकी सारी प्रॉपर्टीज, जैसे चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी तो छोड़ो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, एंड फॉर दैट मैटर फील्ड क्या चीज होती है, क्योंकि क्लास 11th के अंदर अभी आपने ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ के आए हो, तो फील्ड का कंसेप्ट क्या है, इसकी पकड़ क्या है, फील्ड का कोर फील्ड क्या है, ये भी आपको मिलेगा इस चैप्टर के अंदर, जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे। साथ साथ रेफरेंस आपको हम ग्रेविटेशनल फील्ड का भी साथ में देते रहेंगे। इसके बाद जब हम अपने सेकंड सेक्शन में मूव करेंगे तब हम पढ़ेंगे चार्ज हमारा यूनिफॉर्म मोशन में हो तो क्या होगा। चार्ज अगर हमारा यूनिफॉर्म मोशन में हो तब चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज को हमें डील करना है, और अगर एक यूनिफॉर्मली मूविंग चार्ज पार्टिकल है तो वो कैसा कैसा फिनोमिना शो करता है। और लास्ट पार्ट में जब हम आएंगे इस चैप्टर के, इस चैप्टर का मतलब है इस पूरी यूनिट के लास्ट में जब हम आएंगे तब हमारा चार्ज पार्टिकल एक एक्सिलरेटेड मोशन में होगा, और अगर मैं ज्यादा डिटेल में कहूं तो एक ऑसिलेटरी मोशन में होगा। जब हम चार्ज को ऑसिलेट कराते हैं, एक चार्ज पार्टिकल ऑसिलेशन, क्लास 11th याद आ रहा है आप लोगों को, जब चार्ज पार्टिकल या कोई भी चीज ऑसिलेट करती है तो उसके ऑसिलेशन से क्या होता है और क्या क्या दुनिया भर के फिनोमिना एक्सप्लेन होते हैं, ये सारी चीजें हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। तो आपका जो पूरा 12th क्लास का सिलेबस है फ्रॉम चैप्टर 1 टू चैप्टर 8 अगर मैं बात करूं
तो बस यही तीनों अगर आप टॉपिक समझ गए तो पूरा पहले से लेके 8वें तक सारे चैप्टर्स कवर हो जाएंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टू इलेक्ट्रोपोटेंशियल टू इलेक्ट्रिसिटी टू मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म एंड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी और साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो पूरा का पूरा सिलेबस में बस यही चीजें पढ़नी है। चार्ज जब रेस्ट पे है तो क्या हो रहा है, चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में तो क्या हो रहा है, चार्ज एक्सीलरेटेड मोशन या ऑसिलेटरी मोशन में है तो क्या क्या हो रहा है। फिलहाल जब हम बात करेंगे चार्ज पार्टिकल है रेस्ट पे है तो इसके बस सिर्फ इस पार्ट की जब हम पढ़ाई करेंगे तो इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यहाँ पे स्टैटिक का अपना एक यूजुअल मीनिंग है, आपको मालूम है स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, ठीक है ना। तो यानी चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे होगा तो क्या क्या होगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। आई होप आपको इंट्रोडक्शन मिल गया है कि रेस्ट चार्ज पार्टिकल के बारे में बात करने जा रहे हैं। और उससे पहले हम ये बात जानेंगे कि सर ये चार्ज आखिर होता क्या है ना। अब आप ये सोचोगे नहीं नहीं सर ये तो क्लास आपने 10th में पढ़ लिया था, इनफैक्ट 8th में जानते हो सर चार्ज दो तरीके का होता है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, ये बात हमें भी मालूम है, ठीक है ना। बट ठीक है, फंडामेंटल बातें थोड़ा बहुत डिस्कशन करना है और इसके बारे में आपको थोड़ी सी एक नई इंफॉर्मेशन भी मिलेगी। जैसा कि हमने कहा ना कि यहाँ पर हम चीजों को एक्सप्लेन करने के यूनिक तरीके लाएंगे ताकि आपके कंसेप्ट की जो नॉलेज है ना वो सिर्फ उतनी ना रहे कि आपने फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन कर लिया कोई किसी भी एग्जाम का। आईआईटी जेईई आजकल एनटीए एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, आप पेपर आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोग अपीयर कर रहे हैं तो पेपर टफ नहीं आ रहे उतने, बट अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रांग है तो आप बेहतर तरीके से क्वेश्चन से डील कर पाओगे और फिजिक्स आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस देना शुरू करेगी। तो शुरुआत करते हैं, क्योंकि चार्ज एट रेस्ट हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि चार्ज होता क्या है बेटा। तो इसके बारे में डेफिनेशन बहुत सिंपल है जिसमें टाइम नहीं लेंगे बेटा। चार्ज जो है इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, क्या मतलब हुआ इस इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब सिंपल है, ऐसी प्रॉपर्टी जो किसी चीज के अस्तित्व से, उसकी एग्जिस्टेंस से जुड़ी हो। समझ में आया? अगर मैटर इस ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करता है किसी भी फॉर्म का, सॉलिड लिक्विड गैस, कोई भी मैटर अगर एग्जिस्ट करता है तो उस मैटर के अंदर चार्ज जरूर से जरूर होगा। और ये बात शायद बहुत ऑब्वियस भी है, इस बात को समझना बड़ा ऑब्वियस है, क्योंकि देखो भाई दुनिया की या ब्रह्मांड की हर चीज बनी तो एटम से है, राइट। और एटम का स्ट्रक्चर तो आपने क्लास 9th या 10th में भी आपने फंडामेंटल तो जान ही लिया होगा कि सर एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस होता है और चारों तरफ गोल गोल इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सही है, लेकिन फिर भी जितना आपने पढ़ा है उस हिसाब से भी देखा जाए तो एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस में क्या मौजूद होता है? प्रोटॉन्स, है ना। और चारों तरफ गोल गोल क्या घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये सब क्या है बेटा? ये सब चार्ज पार्टिकल है ना, ठीक है। अब प्रोटॉन पे चार्ज कैसा होता है पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है नेगेटिव। आई होप ये बातें आप लोगों को क्लियरली पता है, ठीक है। कितना एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? इट इज 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। ये आसान सी बातें, मैं इसलिए इसको जल्दी जल्दी कर रहा हूं, इसमें कोई बात इंटरेस्टिंग नहीं है जिसको समझाया जाए, ठीक है ना। अब जरा सुनो, हमने चार्ज तो समझ लिया, लेकिन एक चार्ज बॉडी क्या होती है इसको भी समझ ले, क्योंकि क्वेश्चन जब आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आएगा तो हमेशा बोला जाएगा अ चार्ज बॉडी, अ चार्ज बॉडी। तो ये चार्ज बॉडी और एक न्यूट्रल बॉडी ये क्या होती है भाई? चार्ज और न्यूट्रल बॉडी में क्या डिफरेंस होता है? तो डिफरेंस देखो सिंपल है, बहुत सिंपल है, और इसका आपको कीवर्ड भी याद रखने। न्यूट्रल बॉडी का मतलब है कि ऐसी बॉडी जिसके ऊपर कोई भी नेट चार्ज नहीं है, नो नेट चार्ज। याद रखिएगा, न्यूट्रल बॉडी अगर आप कहते हो सर ऐसी बॉडी जिसपे कोई चार्ज नहीं है, तो गलत है। ऐसा नहीं, ऐसी कोई बॉडी ही नहीं होती, क्योंकि सारी बॉडी बनी तो एटम से है ना। तो एटम में प्रोटॉन, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही ना। ऐसा तो कोई बॉडी नहीं हो सकती जिसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ना हो या सिंपली एटम ना हो। तो इसका न्यूट्रल बॉडी कहने से पर्पस क्या है कि भाई अगर प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है, जैसे एक आइसोलेटेड एटम की हम बात करें तो एक आइसोलेटेड एटम के अंदर मान लो 8 प्रोटॉन है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन एटम की बात कर ले तो उसमें 8 प्रोटॉन है तो 8 इलेक्ट्रॉन भी है, तो वो ओवरऑल न्यूट्रलिटी मेंटेन की हुई, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है। तो अगर मैं ऐसी बॉडीज को जो आइसोलेटेड इन नेचर होती हैं, ठीक है ना, आइसोलेटेड इन नेचर होती हैं, जिनके ऊपर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों की वैल्यू इक्वल होती है, ऐसी बॉडीज को हम चार्ज या न्यूट्रल बॉडी कहते हैं। वेरी सॉरी, ऐसी बॉडीज को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल बॉडी। और शायद आपको ये रीजन बहुत बड़ा नहीं लगा होगा, समझ में आ गया होगा, सिंपल सी बात है। तो इसके ठीक अपोजिट चार्ज बॉडी क्या होती है? चार्ज बॉडी वो होती है जिसके ऊपर नेट चार्ज मौजूद होता है। नेट चार्ज मौजूद होता है माने कि अगर किसी बॉडी में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या में इम्बैलेंस है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है ज्यादा हो तो प्रोटॉन कम, या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो तो प्रोटॉन ज्यादा, ऐसी बॉडीज कहलाती हैं
चार्ज बॉडीज, ठीक है ना। अब ये नेट चार्ज कैसे हो सकता है, दो तरीके से हो सकता है, ठीक है ना। या तो इलेक्ट्रॉन आपका एक्सेस में होगा, ठीक है। अच्छा, मैं इलेक्ट्रॉन की ही बात क्यों कर रहा हूं, देखो भाई सिंपल सी बात है, जब भी कोई एटम किसी से इंटरैक्ट करता है तो जनरली शेयरिंग या ट्रांसफर ये सब किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है। रीजन भी कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में रिवॉल्व कर रहा होता है। प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर बेचारा मौजूद है ना। प्रोटॉन्स का ट्रांसफर होना इज रेयरली अ थिंग। आई मीन अगर प्रोटॉन न्यूक्लियस से बाहर निकलता है तो आप लोग आगे पढ़ोगे भी, शायद पढ़ा भी होगा, ये न्यूक्लियर फिनोमिना है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन तक हो सकता है। तो आसान शब्दों में कहें, हम अपनी डे टू डे लाइफ में जब भी कोई बॉडी के एटम किसी से इंटरैक्ट करता है तो जनरली इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल में घूम रहे हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है न्यूक्लियर फोर्स, और न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इस यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। तो प्रोटॉन को न्यूक्लियस से बाहर निकालना टू शेयर और टू ट्रांसफर इज नॉट पॉसिबल। आई एम नॉट सेइंग लिटरली नॉट पॉसिबल, बट इट इज नॉट ऑब्वियस, इट इज नॉट यूजुअल थिंग। बट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना, इलेक्ट्रॉन का निकलना, ये एक नॉर्मल थिंग है। जैसे O2 का एटम भी अगर बना है ना, ऑक्सीजन गैस जिससे हम और आप सांस ले रहे हैं, तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो हुई है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर हम बॉडी का चार्ज डिफाइन करते हैं हमेशा, ठीक है। देखो, तो अगर किसी बॉडी पर मान लो एक्सेस इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, माने प्रोटॉन 5 है तो इलेक्ट्रॉन 7 हो गए, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो मतलब ज्यादा क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी बॉडी हमारी कहलाएगी नेगेटिवली चार्ज बॉडी, ठीक है ना। नेगेटिवली चार्ज बॉडी, अगर इलेक्ट्रॉन आपका एक्सेस में है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगी, ठीक है। और यही अगर हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाए, बॉडी ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, जाओ ले जाओ, ठीक है ना। तो अगर बॉडी में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाए बेटा, तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ही बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बनाती है, ठीक है ना। क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो प्रोटॉन ऑब्वियसली ज्यादा हो गए, तो ये बॉडी क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आया कि आज के बाद आपसे कहा जाए कि बेटा ये एक बॉडी है जिसपे माइनस का क्यू चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज बॉडी का मतलब है इस पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, ठीक है ना। और अगर मैं तुमसे कहूं कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इसलिए ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। आया बात समझ में, ठीक है, बहुत बढ़िया, बात समझ में आ गया सर हमको। लेकिन अब हमको कैलकुलेट करना है, ये तो समझ में आ गया कि नेगेटिवली चार्ज बॉडी में क्या होगा और पॉजिटिवली चार्ज बॉडी में क्या होगा, ठीक है। लेकिन अब सवाल आता है कि अगर मैं तुमसे कहूं कि मेरे हाथ में मार्कर है और ये नेगेटिवली चार्ज है, तो मैं तुमसे अगला क्वेश्चन पूछूंगा कि इस पे कितना चार्ज है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द चार्ज, ठीक है ना। या अगर तुम्हारा दिमाग सही चल रहा है तो मैं उसी तरफ इशारा कर रहा हूं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्वांटाइजेशन क्या चीज होती है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नोट्स बनाते चलना, एक एक पॉइंट नोट करते चलना, और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, लेकिन धीरे धीरे करके आप ये चीज देखेंगे कि हम अपने चैनल पर जो कंटेंट लेकर के आएंगे दैट विल बी प्योरली एक्सक्लूसिव, क्योंकि समझ आएगा चीजें, फील आएंगी चीजों को, और फिजिक्स की डेप्थ तक जाएंगे हम हर चीज में, ठीक है ना। तो आप लोग इस चीज को नोट करते चलना, बस हल्के में मत लेना इसको कैजुअली, ठीक है। ये आपको बात समझ में आ गई। अब हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि बॉडी पे आखिर चार्ज है कितना, उसकी वैल्यू कितनी है। तो यहां तक तो सबको मालूम है कि सर जी चार्ज को मेजर करने की जो यूनिट है, SI यूनिट, दैट इज द कूलम। बट इफ आई वांट टू से, लेट अस से आई हैव अ बॉडी, दिस इज अ बॉडी, यहां पर एक बॉडी है और इस पे ना माइनस का क्यू चार्ज है। अब तुमको समझ में आ गया होगा सर इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एक्सेस में है, ठीक है ना। तो मान लो कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेस में, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में है। तो इस पे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, कि कितना नेगेटिव चार्ज होल्ड करके चल रही है बॉडी। तो सर सिंपल है सर, टोटल चार्ज Q बराबर हो जाएगा वो 7 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। और ये बात तो सबको पता है ना, दिस E denotes the charge on 1 electron, the value of which is 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। समझ में आया नहीं आया? प्रोटॉन हैज आल्सो द सेम चार्ज, ठीक है ना। इनफैक्ट अगर मैं तुमको थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं ना, तो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है। ये पता कैसे चला? ये पता कैसे चला? क्या इलेक्ट्रॉन पे रियल लाइफ में सोचो, इलेक्ट्रॉन पे कोई ठप्पा लगा होता है क्या कि ये नेगेटिव चार्ज बॉडी है, इस पे माइनस लिखा होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, कोई ठप्पा होता है नहीं। सिंपल सी बात ये है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दो चार्ज बॉडीज है जिनका नेचर एक दूसरे से अपोजिट है। ये बात लोगों को पता था कि दो अपोजिट नेचर की चीजें हैं। तो अगर अपोजिट नेचर की चीजें हैं तो किसी एक को उसमें से अगर इसको मैथमेटिकली डिनोट कर दो अपोजिट चीज को, दो अपोजिट डायरेक्शंस को, तो आप क्या करते हो, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव। तो उस सेंस में प्रोटॉन को पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज साथ में हम लोगों ने डिनोट कर दिया, ठीक है। बट वैल्यू सेम ऑन बोथ द चार्जेस, ठीक है, ये बात आपको पता है 10th स्टैंडर्ड फिजिक्स है, ठीक है। एनीवेज, तो इस पे टोटल चार्ज कितना हुआ सर, 7 into E, ओके। अच्छा, अगर मान लो मैं कहता हूं कि सर इसके पास n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, n नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन, मैंने अभी वर्ड यूज कर लिया फ्री इलेक्ट्रॉन,
ये एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। ये जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन या n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये कितना चार्ज बनाएंगे, तो सर टोटल चार्ज कितना बनाएंगे, n इंटू, हाँ है ना, वेयर n इज एनी नंबर, n इज एनी इंटीजर नंबर। अब ये इंटीजर नंबर क्यों बोला भैया आपने, सर इंटीजर क्या फ्रैक्शनल नंबर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सुनिए इलेक्ट्रॉन ना एक फंडामेंटल पार्टिकल है, मतलब इसका ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन से छोटा इलेक्ट्रॉन को डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है, इलेक्ट्रॉन से छोटा कुछ नहीं होता। क्या प्रोटॉन भी एक फंडामेंटल पार्टिकल है, जवाब है नहीं, प्रोटॉन इज नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल बिकॉज प्रोटॉन से छोटी चीजें भी एग्जिस्ट करती हैं, लाइक क्वार्क्स, आपने सुना होगा, मेसॉन्स, ठीक है ना, आवर चैनल नेम इज द मेसॉन्स इज इंस्पायर्ड बाय दिस ओनली, ठीक है ना, कि हम सबसे छोटी से छोटी चीज को बिल्ड करके, जैसे आपका करियर, आपका दिमाग, आपका विजडम नॉलेज जो है इस वक्त बहुत छोटी है, ठीक है ना, इस पे धीरे धीरे चीजें ऐड ऑन करते जाएंगे, ऐड ऑन करते जाएंगे, ऐड ऑन करते जाएंगे, और तब ये छोटे छोटे मेसॉन्स मिल करके एक बड़ा एक स्ट्रक्चर गेन करेंगे। और यही हमारा टारगेट है, यही आई होप आपका टारगेट है। जैसे कहते हैं ना कि द जर्नी ऑफ माइल्स बिगिंस विद अ स्मॉल स्टेप, तो ये स्मॉल स्टेप ही मेसॉन्स हैं। और प्रोटॉन से बाय द वे टॉपिक पर आते हैं, तो प्रोटॉन से छोटे पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन से छोटे पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा अब सुनो, किसी भी बॉडी में अगर मान लो इलेक्ट्रॉन, अभी इंटरेस्टिंग पार्ट है जिसकी मैंने बात करी थी, किसी भी बॉडी में मान लो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा में आ रहे हैं, ठीक है ना, तो मैंने कहा कि कितना टोटल चार्ज होगा, n टाइम्स ऑफ e। तो अगर इलेक्ट्रॉन से छोटा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज ऑन द बॉडी है, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा चार्ज किसी बॉडी पे कितना हो सकता है सर? इसका मतलब सबसे छोटा चार्ज तो हो सकता है कि अगर किसी बॉडी पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो, इससे छोटा तो कुछ नहीं हो सकता, आधा इलेक्ट्रॉन तो हो ही नहीं सकता। तो अगर स्मॉलेस्ट चार्ज की बात करें, स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज, स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज की अगर मैं बात करूं, तो दिस इज E, ठीक है ना। अब सुनो, बाकी किसी भी बॉडी में अगर चार्ज होगा तो वो इस E के मल्टीपल में होगा, एक इलेक्ट्रॉन होंगे या दो होंगे या तीन होंगे या 10,000 होंगे या 10 करोड़ होंगे, लेकिन इस E के मल्टीपल में होंगे। जब भी कोई चीज किसी एक सबसे छोटी चीज के मल्टीपल में होती है ना, तो सबसे छोटी से छोटी चीज जिसके मल्टीपल में चीजें एग्जिस्ट करती हैं, उस छोटी से छोटी चीज को हम लोग बोलते हैं क्वांटा। क्या बोलते हैं? क्वांटा। क्वांटा सिंपल से शब्दों में बोला जाए तो सब किसी भी चीज का क्वांटा किसी का भी हो सकता है, खाली चार्ज का क्वांटा नहीं होता। अभी मैं बात करूंगा इसके ऊपर, ठीक है ना। जैसे मैं बोलूं चार्ज का क्वांटा क्या होता है, व्हाट इज द क्वांटा ऑफ चार्ज, तो उसका मतलब ये है कि चार्ज की सबसे छोटी यूनिट क्या हो सकती है। तो तुमने अभी अभी सीखा सबसे छोटी यूनिट तो सर E ही हो सकती है, तो दिस E इज कॉल्ड एज क्वांटा ऑफ चार्ज, इसको हम बोलते हैं क्वांटा ऑफ चार्ज। जैसे एग्जांपल मैं और लूं, हमारी ह्यूमन बॉडी ये भी क्वांटाइज्ड है। अच्छा एक बात बताओ, हमारी ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटी लिविंग चीज क्या है जिसके मल्टीपल में हमारी ये बॉडी पूरी बनी है? तो आहा वेरी गुड, 8th क्लास के बच्चे को भी पता है सर, सेल इज द स्मॉलेस्ट थिंग ना। अब कह दो सर सेल से भी छोटा होता है, मैं सबसे इसलिए मैंने वर्ड ऐड किया लिविंग। तो सेल से, सेल के मल्टीपल में सारी पूरी बॉडी का ऑर्गेनिज्म बना है। एक सेल यूनिसेलुलर, दो सेल, फिर मल्टीसेलुलर पे आते हैं, दो सेल, फिर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, पूरा सेल से मिल करके वो बना, टिश्यूज बने, टिश्यू से पूरा ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। ये फंडामेंटल 8th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड बायो, ठीक है ना। तो हम यूं कह सकते हैं कि जो सेल है, एग्जांपल के तौर पे ह्यूमन बॉडी का क्वांटा क्या है, तुमसे पूछूं ह्यूमन बॉडी का क्वांटा क्या है, तो तुम कहोगे ह्यूमन बॉडी का क्वांटा है सेल, सेल के मल्टीपल में चीजें हैं। ऐसे इस तरह से ह्यूमन बॉडी भी क्वांटाइज्ड होती है, मतलब किसी चीज के मल्टीपल में बनी है। और चीजें बताऊं आपको, एक इंटरेस्टिंग बात आपको जान के हैरानी होगी कि जो हमारी लाइट एनर्जी है ना, या सिंपल अगर मैं बोलूं ना एनर्जी, यस एक नाम तुमने जरूर सुना होगा अपनी जिंदगी में, लेकिन उनका महत्व तुम नहीं जानते, मैक्स क्लार्क प्लैंक, ठीक है। आई एम नॉट श्योर अबाउट क्लार्क, बट मैक्स प्लैंक तो नाम तो था ही, शायद बीच में क्लार्क भी आता है। प्लैंक ने ये बताया था कि जो एनर्जी होती है वो तक क्वांटाइज होती है, मतलब कि जैसे यहां मेरे इस रूम में जो लाइट जल रही है, लाइट से जो मेरे ऊपर लाइट एनर्जी आ रही है, वो भी किसी चीज के मल्टीपल के फॉर्म में आ रही है। वो जिस चीज की, वो सबसे छोटी चीज जिसके मल्टीपल में लाइट आ रही है ना, उसे हम बोलेंगे लाइट का क्वांटा, ठीक है ना। मतलब एनर्जी का क्वांटा कह सकते हैं, क्वांटा ऑफ एनर्जी। एनर्जी भी क्वांटाइज होती है बेटा, हाँ जी याद रखना, एनर्जी भी क्वांटाइज होती है, समझ में आया। और एनर्जी का क्वांटा पता है क्या होता है? क्वांटा का मतलब समझ में आया, सबसे स्मॉलेस्ट छोटी चीज जिसके मल्टीपल में चीजें एग्जिस्ट करें। जैसे चार्ज E के मल्टीपल में एग्जिस्ट करता है, ह्यूमन बॉडी पूरी की पूरी बॉडी सेल के मल्टीपल्स में एग्जिस्ट करती है, वैसे ही एनर्जी किसके मल्टीपल में एग्जिस्ट करती है? एनर्जी का क्वांटा है बेटा
H इंटू एफ। यहां पर ये जो H है ना, ये उन्हीं साइंटिस्ट के नेम पर एक कांस्टेंट दिया गया है जिसको बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। तुम्हारी 12th क्लास की जर्नी में प्लैंक्स कांस्टेंट से तुम्हारा सामना बहुत बार होगा, और इस चैनल पे मुझे मालूम है बहुत सारे बच्चों को प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू याद होगी, 6.6 इंटू 10⁻34। बट इस वैल्यू का मतलब क्या है, व्हाट एक्चुअली अ प्लैंक कांस्टेंट इज, और प्लैंक स्केल क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे और पूरा फील देंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि एनर्जी भी किसी चीज के मल्टीपल में होती है, वो जिस सबसे छोटी चीज के मल्टीपल में होती है ना, वो होता है HF, ठीक है ना। E is equals to HF, दिस इज द क्वांटा ऑफ एनर्जी। इसको हम कहते हैं क्या, क्वांटा ऑफ एनर्जी, क्वांटा ऑफ एनर्जी। और इसी एनर्जी के क्वांटा को बाद में अल्बर्ट आइंस्टीन ने फोटोन का नाम दिया था। समझ आया नहीं आया? एनीवे, तो एनर्जी जब भी होगी ना, इसके मल्टीपल में होगी। जैसे अभी किसी कहीं पर भी एनर्जी होगी ना बेटा, तो n टाइम्स ऑफ HF होगी, ठीक है ना, यानी कि एनर्जी क्वांटाइज होगी, ठीक है ना। तो एनर्जी भी क्वांटाइज होती है, ह्यूमन बॉडी खुद की क्वांटाइज होती है, चार्ज भी क्वांटाइज होता है। और क्या चीज क्वांटाइज होती है? यस यस यस, याद करो, क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा शायद, प्रोबेबली, या आई गेस केमिस्ट्री के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपने पढ़ा होगा, एंगुलर मोमेंटम। यस, एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी इज आल्सो क्वांटाइज्ड, ठीक है ना। एंगुलर मोमेंटम, सर एंगुलर मोमेंटम, ये क्या बातें कर रहे हो सर इलेक्ट्रोस्टैटिक में? एंगुलर मोमेंटम तो हमने क्लास 11 में पढ़ा था, और हमने केवल फॉर्मूला जाना था। तो फॉर्मूला हमने जाना था, एंगुलर मोमेंटम L वेक्टर बताया गया था हमको, है ना, और हमने उसको याद कर लिया था, m इंटू आर वेक्टर क्रॉस v वेक्टर, ऐसे याद किया था। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर कोई चार्ज पार्टिकल है जो कि रिवॉल्व कर रहा है, जैसे कि नील बोहर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है उसका एंगुलर मोमेंटम हमेशा h/2π के मल्टीपल में होता है, h/2π, यानी कि एंगुलर मोमेंटम भी एक किसी चीज का मल्टीपल है। तो जिस चीज का मल्टीपल है दैट इज कॉल्ड एज क्वांटा। तो एंगुलर मोमेंटम का जो क्वांटा होता है ना, क्वांटा ऑफ एंगुलर मोमेंटम, दैट इज कॉल्ड एज h/2π, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आ रही? तो किसी भी बॉडी में अगर एंगुलर मोमेंटम होगा वो n टाइम्स ऑफ h/2π होगा। समझ में आया? दिस इज द क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल। और एक और लेटेस्ट बात बता दूं, ये अभी अंडर रिसर्च टॉपिक है, तो इसके बारे में श्योर एंड शॉर्ट नहीं कहा जा सकता, बट मास भी क्वांटाइज होता है, ठीक है ना। मास ऑफ अ बॉडी भी क्वांटाइज होता है, लेकिन मास का क्वांटा क्या होता है, ये अभी रिसर्च का टॉपिक है, इसके बारे में अभी भी रिसर्च चल रही है। तो आप लोग अगर अच्छे से पढ़े तो आप लोग भी रिसर्च करके बता सकते हैं आगे चल के कभी कि मास का क्वांटा क्या होता है। बट मास इज आल्सो क्वांटाइज, ऐसा साइंटिफिक कम्युनिटी मानती है, ऑल्दो ये डिबेटेबल टॉपिक है। फिलहाल ये सब बातें मैंने इसलिए आपको बताई ताकि आपको क्वांटाइजेशन समझ में आए। खाली आप Q बराबर N याद कर लेते हो, कहते हो यही है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन का फील आया आपको कि चीजें किस चीज के मल्टीपल में एग्जिस्ट करती हैं? तो हमारा चार्ज जो है वो E के मल्टीपल में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि E इलेक्ट्रॉन का चार्ज इज अ फंडामेंटल चार्ज, उससे छोटा चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है। आई होप आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझ में आया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आज तक बढ़िया से समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है इससे अब तक, ठीक है। तो ये एक आप वीडियो पॉज करके आप या तो इसको नोट कर सकते हो, और बार बार मैं कह रहा हूं एक एक टॉपिक को मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगा, बहुत लंबी वीडियो नहीं डालूंगा, 30-30 मिनट की वीडियो डालेंगे, लेकिन बहुत सारी वीडियोस होंगी, ठीक है ना, ताकि आपका एक एक कंसेप्ट क्लियर होता चले, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आया हो, थोड़ा बहुत भी यूनिकनेस नजर आई हो आपको, ऐसी कोई चीज अगर अभी के जो भी 15 मिनट 20 मिनट की प्रोबेबली वीडियो आप लोग देखे होंगे, जितना भी अगर आपको थोड़ा भी यूनिक नजर आया होगा तो एक लाइक जरूर दे देना वीडियो पर, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी ये वीडियो शूट करते वक्त काफी मेहनत लग रही है और वो लगेगी, और हम मेहनत करने के लिए तैयार है, बशर्ते तुम मेहनत कर लो, ठीक है ना। तो हमें समझ में आ गया किसी भी बॉडी पे चार्ज को कैलकुलेट कैसे करना है। इसमें एक सिंपल सा एक फंडामेंटल डेटा बेस्ड क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए मैं कहता हूं आपसे कि बेटा ये एक बॉडी है जिसके ऊपर 1 कूलम का चार्ज है, तो 1 कूलम का चार्ज बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मल्टीपल होगा, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलकर के 1 कूलम चार्ज को बनाएंगे? तो एक फंडामेंटल क्वेश्चन है सर, Q बराबर n टाइम्स ऑफ E कर दिया मैंने। Q कितना चार्ज है किसी बॉडी पर? 1 कूलम का, और n की वैल्यू निकालनी है, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक है ना। तो अगर इसको डिनोमिनेटर में लेके आओ तो n की वैल्यू आ जाएगी। तो n की जो वैल्यू आती है ये होती है 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, समझ में आया? इतने सारे एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी बॉडी पर जिसपे 1 कूलम का चार्ज होता है। अगर 1 कूलम का नेगेटिव चार्ज है तो, और 1 कूलम का पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब इतने सारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। दोनों बातों को दिमाग में रख के चलना, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत बड़ी है, 6.25 into 10⁻18, इसमें आपके मिलियन बिलियन जिलियन सब खत्म हो जाएंगे, ह्यूज नंबर। सो 1 कूलम जो हम लोग, क्योंकि मैंने कहा ना हर चीज की फील दिलाना है,
तो आज के बाद आपसे कहा जाए बेटा ये मेरे पास मार्कर, इस पे 1 कूलम का चार्ज है, तो 1 कूलम का ये मत समझना है 1 ही कूलम का चार्ज है। 1 कूलम एक बहुत बड़ा चार्ज होता है। 1 कूलम चार्ज को बनाने के लिए इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू जरूरत पड़ती है, या तो एक्सेस में या तो डेफिशिएंसी में। बट इतने इलेक्ट्रॉन्स अगर कहीं एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, भाई एक्सेस कैसे होगा? जैसे मेरे ऊपर 1 कूलम का चार्ज लाना, तो मुझे इतने सारे इलेक्ट्रॉन लाने पड़ेंगे ना अपनी बॉडी में। तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन जब मेरी बॉडी के थ्रू पास होंगे तो इतनी एनर्जी, अभी मैं एनर्जी की बात करा नहीं हूं, लेकिन इतनी एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है ना, कि इस एनर्जी को मेरी बॉडी कोप अप नहीं कर पाएगी, और 1 कूलम चार्ज के फ्लो होने से जो एनर्जी रिलीज होगी ना, उससे किसी इंसान की डेथ हो सकती है। फिलहाल आपने क्लास 10 में पढ़ा है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक करंट की तरह टर्म्स में डिफाइन करते थे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो चार्ज के फ्लो होने से क्या होती है? एनर्जी पैदा होती है, ठीक है ना। चलो, अब हमने चार्ज के बारे में तो बातें कर ली हैं, ठीक है। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। किसी बॉडी पर कितना चार्ज होता है? एनी टाइम्स, ये हमने समझ लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर मेरे पास एक चार्ज है जो कि रेस्ट पे है, मान ले लीजिए, क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो मान लीजिए मेरे पास ये एक बॉडी है जो कि चार्ज बॉडी है, ठीक है ना, चार्ज बॉडी है, ठीक। अब मैं आपको थोड़ा सा एक और बात बता दूं, चार्ज बॉडी है मतलब इस पे चार्ज है, एक्सेस हो या डेफिशिएंट हो, नेगेटिवली चार्ज हो या पॉजिटिवली चार्ज हो, डजंट मैटर। ये 2 तरह की बॉडीज हो सकती हैं। कैसी कैसी? एक होती है हमारी पॉइंट चार्ज बॉडी, तो सर ये पॉइंट चार्ज क्या होता है? और एक में होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, तो इसका भी फील ले लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। जैसे मैंने कहा था कि मैं इस चैप्टर को पढ़ाते पढ़ाते ग्रेविटेशन चैप्टर को भी साथ में लिंक करूंगा, जो आप क्लास 11th में पढ़े हो, ठीक है ना। आपने ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ा होगा पॉइंट मास और डिस्ट्रीब्यूटेड मास। मतलब क्या है इसका? मतलब सिंपल इतना सा है कि जब आप बोलते हो पॉइंट मास, तो आप एज्यूम करते हो कि सारा का सारा मास किसी भी बॉडी का वो एक पॉइंट पर है, ठीक है ना, एक छोटे से पॉइंट पर है। जरूरी नहीं कि वो लिटरली उसी पॉइंट पर हो सकता है कि बॉडी तो बहुत बड़ी है, उसमें मास हर जगह है, लेकिन उतनी दूर से आप उसको देख रहे हो कि वो आपको एक पॉइंट जैसा नजर आ रहा है। जैसे कि आप तारे देखते हो रात में, तो stars are much bigger in size than the earth, you all know that, but when we observe the star we assume it to be like just a point mass, ठीक है, छोटे से तारे पॉइंट जैसा नजर आता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत दूर है, ठीक है ना, तो हम उस स्टार को एक पॉइंट मास मान लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब हम बात करते हैं एक्सटेंडेड मास या एक्सटेंडेड चार्ज की, सेम गोस फॉर द चार्ज, कि अगर एक चार्ज बॉडी है, जैसे ये मेरा मार्कर है, इसमें पूरा चार्ज बिखरा हुआ है, ठीक है ना, लेकिन इस मार्कर को आप बहुत दूर से देखोगे तो आपको लगेगा सारा चार्ज एक छोटे से पॉइंट पे है, तो उसको हम पॉइंट चार्ज बोल देंगे, ठीक है। लेकिन या फिर कभी ये हो सकता है लिटरली भी चार्ज सिर्फ लिटरली एक पॉइंट पे ही हो, ठीक है, तो उसको भी पॉइंट चार्ज बोल सकते हैं। बट जब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज की या 11th में डिस्ट्रीब्यूटेड मास की, तो इसका मतलब होता है कि एक बॉडी है जिसका वेल डिफाइंड शेप एंड साइज है, जैसे कि मेरी बॉडी, और मेरी बॉडी में जो मास है, लेट्स से मेरी बॉडी का मास 70 केजी है, तो ये 70 केजी मास किसी एक पॉइंट पे नहीं है, बल्कि मेरी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है। मेरे सर से लेके मेरे पैर तक पूरा मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी ना। अगर आप एक उंगली भी काटोगे तो भी मास मिलेगा, सर पे भी मिलेगा, मुंह पर भी होगा, पेट पे भी, हर जगह मास होगा। समझ में आया? तो ऐसी बॉडी जिसमें मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ऐसा बॉडी जिसपे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम बोलेंगे, ठीक है ना। और अगर सारा चार्ज एक ही पॉइंट पे रखा है तो उसको हम पॉइंट चार्ज सिस्टम बोलेंगे, ठीक है ना। और हम लोगों को इस चैप्टर में पॉइंट चार्ज सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम दोनों को डिस्कस करना है। एक छोटी सी प्रॉपर्टी हम स्टार्टिंग करेंगे पॉइंट चार्ज की, ठीक है ना। पॉइंट चार्ज की प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम हेडिंग लगाते हैं कि पॉइंट चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टी। ये जनरल प्रॉपर्टी चार्ज की, खाली पॉइंट चार्ज के लिए सीमित नहीं है, लेकिन मैं एग्जांपल में चार्ज की बात, पॉइंट चार्ज की बात करूंगा, ठीक है। तो लेट अस से मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है, ये Q, ठीक है ना। अब ये Q यहां पर रेस्ट पे है, क्यों? क्योंकि हम मान रहे हैं कि चार्ज रेस्ट पे है। ये चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे क्या कर रहा होगा बेटा? हर एक चार्ज पार्टिकल अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करता है, और इस फील्ड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है सर। लेकिन कुछ समझ नहीं आया, ये फील्ड क्या होती है, क्या बला है? जरा याद करो, क्या यही कुछ मिला जुला टर्म तुमने क्लास 11 ग्रेविटेशन में पढ़ा था, कि हर एक मास अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करता है। इस फील्ड को समझना हो तो एक दिमाग में जरा एक इमेजिनेशन लाओ। मान लो एक शांत सा तालाब है, एक शांत सा तालाब, एक स्विमिंग पूल, ठीक है ना, जिसमें कोई हलचल नहीं है, और उस शांत से तालाब में आप एक छोटा सा पत्थर फेंक के मारो, हल्का सा, मतलब चॉइस आप क्या, बड़ा भी मार सकते हो, गुम्मा मार दो, ठीक है ना, बट आप छोटा सा पत्थर फेंक के मारो, तो क्या होगा?
वो पत्थर उस शांत से तालाब को डिस्टर्ब करेगा, जिससे एक एनर्जी प्रोड्यूस होगी। आगे चल के हम इसको वेव का टर्म देंगे, अभी इसकी बात नहीं कर रहे हैं। एक एनर्जी प्रोड्यूस होगी और वो एनर्जी चारों तरफ पानी में धीरे धीरे रिपल्स की फॉर्म में ट्रेवल करेगी। दरअसल ये एनर्जी को हम फील्ड के टर्म्स में डिनोट करते हैं। हम कहना ये चाहते हैं कि ये चार्ज पार्टिकल उस पत्थर की तरह है जिसने स्पेस रूपी तालाब में एक एनर्जी क्रिएट करके रखी है, और उस एनर्जी को हम फील्ड कहते हैं। समझ में आया? ये फील्ड का जिक्र कैसे हुआ, ये फील्ड का नाम कैसे आया, और हमने ये फील्ड का कंसेप्ट आखिर क्यों बनाया? क्योंकि फील्ड किसी को दिखाई नहीं देती। अब अर्थ है स्पेस में तो चारों तरफ उसके फील्ड है, कोई दिखाई थोड़ा दे रही है। वैसे चार्ज के चारों तरफ फील्ड दिखाई नहीं देती है। ये एक कंसेप्ट है जो डेवलप किया गया हम लोगों के द्वारा। ये कंसेप्ट हमने क्यों डेवलप किया, ये कंसेप्ट होता क्या है, फील्ड का कंसेप्ट बेसिकली क्या है, ये अपने आप में एक कहानी है। और इस कहानी की शुरुआत तो बहुत पुरानी है। न्यूटन के समय से पहले की बात, अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड की अगर हम बात करें तो उस वक्त की ये कहानी है। लेकिन इसका सार जो है, इसका क्रक्स जानना बेहद जरूरी है। दरअसल पता है क्या होता है, अभी मैं ग्रेविटेशन का फिर से रेफरेंस लूं। मुझे पता है कि अर्थ और मून आपस में एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं, है ना, एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, और इसी इंफ्लुएंस की वजह से मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, राइट, एंड सेम गोज फॉर अर्थ एंड ऑल द अदर प्लैनेट्स अराउंड द सन। ठीक है ना? बट लोगों ने सोचा कि यार ये दिख तो नहीं रहा है ना, फोर्स दिख थोड़ा रहा है, तो क्या हो रहा है, मतलब कैसे फोर्स लग रहा है? लोगों ने कंसेप्ट सोचा, क्योंकि लोगों को पता है क्या लगता था कि फोर्स लगाने के लिए आपको बॉडी को फिजिकली टच करना पड़ता है। जैसे मुझे इस बोर्ड को फोर्स लगाना है तो मुझे इसको फिजिकली टच करना पड़ेगा, और हम टच करके फोर्स लगा सकते हैं, हाँ ना। लेकिन अर्थ और मून तो टच नहीं कर रहे, या इस मार्कर को और टच नहीं कर रहे, लेकिन फोर्स तो लग रहा है, हाँ ना। ये फोर्स आखिर कैसे लग रहा है? क्योंकि ये दूर दूर से लग रहा है, इट्स अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स आखिर कहां से आते हैं और उसके पीछे का कारण क्या है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए लोगों ने कंसेप्ट बनाया फील्ड का। उन्होंने कहा कि देख भाई, होता क्या है, सुनो, फोर्स लगाने के लिए क्या चाहिए? तो लोग सोच में पड़ गए, फोर्स लगाने के लिए क्या चाहिए, बताओ, आप बताओ, फोर्स लगाने के लिए क्या चाहिए, है ना। 11th क्लास में जो काइनेमेटिक्स आप पढ़ते हो ना, उसका सीक्वेंस थोड़ा अलग है, रियलिटी कहीं और से शुरू होती है। फोर्स लगाने के, जैसे मैं इस बोर्ड पे फोर्स लगा रहा हूं, तो मैं इस पे फोर्स क्यों लगा पा रहा हूं? मेरे पास ऐसा क्या है जो मैं इस पे फोर्स लगा पा रहा हूं? दिमाग पे जोर मत दो, शायद पता सबको है, फील किसी ने नहीं किया, और इसीलिए हम यहाँ पे आपको हर एक चीज फील कराने के लिए, इस बॉडी पे फोर्स लगाने के लिए आपको चाहिए एनर्जी। देखो, क्लास 11th में जब आप काइनेमेटिक्स पढ़ते थे तो आप लोगों ने ऐसे पढ़ा, सीक्वेंस क्या पढ़ा आपने? सबसे पहले काइनेमेटिक्स पढ़ा, जिसमें आपने बात किया था स्पीड की, वेलोसिटी की, एक्सेलरेशन की, आया ना। फिर आपने एनएलएम पढ़ा, और एनएलएम में आपने ये सीखा कि सर, एक्सेलरेशन नाम की चीज जो है वो बॉडी में तब आती है जब बॉडी पे कोई नेट फोर्स लगे, आया ना। एफ नेट बराबर एम ए, याद है आपको न्यूटन कैसे कहना? आप लोगों ने इसको एफ बराबर एम ए बोलते, मैं चाहूंगा आप एफ बराबर एम ए भूल जाओ, एफ नेट बराबर एम ए याद रखो, काम आएगा आगे चल के इसी चैप्टर में, ठीक है। तो एफ नेट बराबर एम पढ़ा है आपने। तो बॉडी में एक्सेलरेशन कैसे? भाई एक्सेलरेशन क्या काम करता है? एक्सेलरेशन वेलोसिटी को चेंज करता है, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। बट ये एक्सेलरेशन बॉडी में कहां से आता है? एक्सेलरेशन आता है जब आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाए, नेट फोर्स बॉडी पे लगना चाहिए, ठीक है। तो फोर्स कहां से आता है सर? इसके बाद हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा था 11 में? वर्क, पावर, एनर्जी। जब हम बॉडी पे वर्क करते हैं तो वर्क इज फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ये पढ़ा होगा आपने फॉर्मूला, हाँ या ना। और वर्क का बेसिक मतलब क्या होता है सर? वर्क करने का मतलब होता है एनर्जी का ट्रांसफर। यस, जैसे आप पैसे ट्रांसफर करते हो ना, तो आप पैसे ट्रांसफर करने के लिए आपको मेथड होते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफर, कैश ट्रांसफर, चेक ट्रांसफर। उसी तरीके से एनर्जी विच कैन नेवर बी क्रिएटेड, कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड, बट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। तो एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है? तरीके कई सारे हैं, उनमें से एक तरीका है मैकेनिकल एनर्जी को ट्रांसफर करने का तरीका वर्क है। समझ में आया? मैकेनिकल एनर्जी को ट्रांसफर करने का तरीका वर्क है। तो वर्क कौन कर पाएगा? जिसके पास एनर्जी होगी वही ना कर पाएगा। अगर मैं तुमसे कह रहा हूं मैं तुम्हें 100 जूल एनर्जी दे रहा हूं, तो मैं 100 जूल एनर्जी तुम्हें तभी दूंगा ना जब मेरे पास 100 जूल एनर्जी होगी। समझ आया कि नहीं आया? और जब वर्क कैसे होता है? वर्क होता है फोर्स के थ्रू। समझ में आया? तो अब इसको सीक्वेंस को जरा याद रखो। फोर्स कब लगेगा? जब एनर्जी होगी। फोर्स कब लगेगा? जब एनर्जी होगी, चाहे कोई भी हो। मैंने भी इस बोर्ड पे फोर्स लगाया था क्योंकि मेरे में एनर्जी थी, ठीक है ना। एनर्जी से फोर्स लगता है, फोर्स से एक्सेलरेशन आता है, और एक्सेलरेशन से वेलोसिटी चेंज होती है। इस सीक्वेंस में चीजें बढ़ी हैं, समझ में आया? अब आते हैं अपने मेजर क्वेश्चन पे। तो अर्थ और मून में आपस में फोर्स लग रहा है ना, कैसे लग रहा है?
कहीं एनर्जी होनी चाहिए क्योंकि फोर्स एनर्जी से आता है। ये एनर्जी कहां है सर? मुझे एनर्जी दिखाई नहीं दे रही, किसी को एनर्जी दिखाई नहीं दे रही। ये एनर्जी है अर्थ की फील्ड में। यहां से कंसेप्ट आया। लोगों ने कहा कि अर्थ ने ना एक फील्ड बना रखी है चारों तरफ और उस फील्ड के अंदर एनर्जी है। आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कल की क्लास, कल का टॉपिक जो अगली वीडियो आप देखेंगे, मैं इस पॉइंट से उठाऊंगा फील्ड को समझाने के लिए। मैं फिर से लाइन बोल दूं, फील्ड जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड है वो एक मास क्रिएट करता है, उसी तरीके से चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। और ये क्रिएट करने का मतलब है कि बेसिकली फील्ड के पास एनर्जी होती है। चार्ज अपनी एनर्जी को अपनी फील्ड में छुपा के रखता है। समझ में आया? चार्ज जो है उसके पास जो एनर्जी है वो अपनी फील्ड में छुपा के रखता है। ठीक है ना? आया समझ में कि नहीं आया? चार्ज के पास एनर्जी है, वो अपनी फील्ड में छुपा के रखता है, यानी फील्ड हैज एनर्जी। प्लीज फील करो, फील्ड हैज एनर्जी। फील्ड हैज एनर्जी। कोई भी फील्ड हो, ग्रेविटेशनल फील्ड हो उसके पास ग्रेविटेशनल एनर्जी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हो उसके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। और इसी एनर्जी से फोर्स लगता है, क्योंकि फोर्स लगाने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। फोर्स लगाने के लिए वर्क करना पड़ेगा, और वर्क कहां से आता है? एनर्जी से आता है। ठीक है ना? तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है ना, वो फोर्स कौन लगाता है? फोर्स कहां से आएगा? एनर्जी से आएगा। एनर्जी किसके पास है? फील्ड के पास है। तो फील्ड जो है वो फोर्स लगाती है, इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स को फील्ड फोर्स कहा जाता है। और इसीलिए जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स, उसको भी फील्ड फोर्स कहा जाएगा। ये फील्ड कैसी होती है? ये फील्ड चार्ज पार्टिकल बनाता है। ये चार्ज पार्टिकल, जैसे बताया ना, पत्थर ने, चार्ज पार्टिकल पत्थर है जिसने एनर्जी को क्रिएट किया उस पानी में, यानी फील्ड को क्रिएट किया। ठीक है ना? तो इस फील्ड में एनर्जी है। ठीक है ना? अब ये एनर्जी कैसी है? एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? फील्ड कितना फोर्स लगाएगी? एक पॉइंट चार्ज की फील्ड कैसी होगी और एक डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम की फील्ड कैसी होगी? और दो चार्ज पार्टिकल आपस में कितना एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं? मीडियम पे डिपेंडेंसी। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स which are going to come in this chapter video by video. I'm not going to extend the video to a very long one. अब हम इसको यहीं तक वीडियो को समाप्त करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ एक यूनिकनेस नजर आई होगी जो अदर अलग चैनल्स पर अवेलेबल नहीं है, और अगर है भी, स्टिल आई एम ट्राइंग वेरी हार्ड। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। केमिस्ट्री की भी एक्सक्लूसिव कंटेंट इसी चैनल पर मिलेंगे आपको। वी हैव अ टॉप फैकल्टी जो मेरे साथ ही पढ़ा रहे हैं। इज नॉट जस्ट द फैकल्टी बट इस चैनल के और मेरे साथ को ओनर भी हैं। तो हम दोनों ने मिलकर के एक वेंचर स्टार्ट किया है जिसका नाम द मैसॉन्स है। मैसॉन्स के पीछे का कारण मैंने आपको बताया। ठीक है ना? कि हम लोग छोटी चीजों को मिला मिला करके बड़ा बड़ा ग्रो करना चाहते हैं। जर्नी ऑफ माइल्स बिगिंस विद अ स्मॉल स्टेप। हैविंग सेड दैट, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और आपको जेईई के जो अभी पेपर चल रहे हैं, इसके जो आंसर है वो भी आपको वीडियो बाय वीडियो मिलता जाएगा, सॉल्यूशंस मिलते जाएंगे, शॉर्ट ट्रिक्स मिलती जाएंगी केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, हर एक चीज के, अलॉन्ग विद द कंटेंट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल नाउ। थैंक यू सो मच। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।